बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल मशहदी 1999 कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ यूके वीज़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी मुल्क कंट्रीज़ हैं जो अभी तक बैन हैं, जिन्होंने अपना बैन ओपन नहीं किया और उसके कोविड की अभी तक उसके अंदर पाबंदियाँ हैं, लेकिन कुछ अरसे तक ये वीज़ाज़ भी ओपन हो जाएंगे और जो है रेगुलर बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो पूरी मुकम्मल एंड तक देखेंगे तो आपको इसको कैसे आपने अपने केस को खुद रिप्रेजेंट करना है या आप किससे आपने रिप्रेजेंट करना है, ये सारा आपको पता लगेगा। और 100% इंशाल्लाह आपको ये तो आपको 100% पता लग जाएगा कि कैसे आपने अपना केस जो है वो सक्सेसफुल रेशो के हिसाब से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूके एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है लोगों की, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग इस जगह पे जाना चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वहाँ पे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका वहाँ पे आपका विज़िट हो, या आप वहाँ पे हेल्थ के सिलसिले में जा रहे हैं, एजुकेशन के सिलसिले में जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए तो बहुत इजी है यूके का वीज़ा, जैसे जापान, कोरिया, चाइना, सिंगापुर, ये कंट्रीज़ होगी, इनको बड़ा इजीली इनके जो नेशनल्स हैं उनको वीज़ा दे दिया जाता है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, आपका इंडिया, उसके अलावा बांग्लादेश, ये एक्सेट्रा जो कंट्रीज़ हैं इनके सराउंडिंग में, इनके लिए थोड़ा वीज़ा हार्ड हो जाता है। तो आज हम जिस वीज़ाज़ पे फोकस करेंगे वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने यूके का एक विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करना है, और कितनी टाइप्स हैं इस विज़िट वीज़ा की, और कितनी मुद्दत का या कितनी ड्यूरेशन का ये वीज़ा होता है। तो यूके जो है वो आपको दो किस्म के वीज़ाज़ जो है, आपके विजिटर वीज़ा वो आपको ऑफ़र करता है। एक जो वीज़ा है वो है शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसकी मियाद 6 मंथ्स होती है, ड्यूरेशन उसकी 6 मंथ्स होती है, और इसको मल्टीपल या सिंगल एंट्री के तौर पर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आप कुछ कंट्रीज़ को या कुछ लोगों को जिनकी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है या उनकी रीज़न स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें मल्टीपल वीज़ा दे दिया जाता है, और कुछ लोगों को सिर्फ सिंगल एंट्री दिया जाता है और वो 6 मंथ तक यहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद उन्होंने एग्जिट करना है। दूसरा है लॉन्ग टर्म वीज़ा। इसकी भी क्या और कैसे आपने अप्लाई करना है, ये एक अनदर जो है टॉपिक है, इसको हम दोबारा किसी एक और वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं इन दोनों वीज़ाज़ के। तो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो मुहैयत होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो कि जिसकी ड्यूरेशन भी 6 मंथ ही जो आपका स्टे है, उसके बाद आपने एग्जिट करना है और दोबारा आपने उस कंट्री में आप यूके से यूके में जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो आपका अगर फ्रेश पासपोर्ट है उसके ऊपर बहुत हार्ड होता है वीज़ा लेना, क्योंकि आप वहाँ पे आप अपने आप को जेन्युइन ट्रैवलर नहीं डिक्लेयर कर सकते, या आप नहीं उनको बता सकते कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनते हैं पूरी वीडियो को, तो आपको पता लगेगा कि वीज़ा कैसे आपको ग्रांट होगा। अब सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज की सेम ही होती हैं। आपने सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, कवर लेटर है, इंश्योरेंस है, आपकी होटल बुकिंग है, आपकी उसके अलावा आपकी जो है वो एयरलाइन टिकट्स है, आपकी जो है वो वर्क की एनओसी है, आपकी जो है वो कवर लेटर हैं आपके, उसके अलावा ट्रैवलिंग प्लान है आपका। ये तमाम जो पेपर्स हैं ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूके का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जैसे कि अगर हमने पिछली दफ़ा वीडियो बनाई जिसमें हमने तुर्की की बात की, तुर्की के अंदर या दूसरी किसी कंट्रीज़ के अंदर अगर आपके जो क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ वही देखा जाता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और अगर आपके पास अच्छा क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको वीज़ा ग्रांट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यूके, यूएसए, कनाडा और शेंजन ये थोड़े से डिफरेंट है। यूके में जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है वो 6 मंथ्स आपकी जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए ये क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट आपकी पर मंथ आपके पास 150 मिनिमम
आपके अकाउंट में आना चाहिए, जो कि एज अ सैलरी या आपकी जो एक्स्ट्रा जो कहीं से आपकी फाइनेंस या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आती है, या आपके जैसे रेंट है, किराया है, या किसी किस्म की आपकी कोई सेविंग है, उसके ऊपर प्रॉफिट आपके आता है, तो वो आपने 150 आपने मिनिमम शो कराना होता है 6 मंथ्स के लिए, यानी पर मंथ आपके 150 आपकी सैलरी को मिला के ये सारा कुछ है। अब वो 150 अगर आपके एक मंथ में 150 आया, सेकेंड मंथ में 250 आ गया है या लेस आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो इसको आपने मेंटेन, एक जो आपने बनाना है उसको आपने मेंटेन रखना है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी अगर सैलरी कम है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा वाइड आपको टॉपिक है जिसको समझना, एक टेक्निकली लिहाज से समझना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल होगा। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट में है वो आपका बैंक स्टेटमेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपकी फाइनेंशियल जो है कंडीशन का। अब उसमें 150 आपके अकाउंट में आ रहा है, उसकी एक्सपेंसिव भी आपने अपने एक्सपेंस जो आपके डेली आपकी नीड्स हैं, या आपका किराया है, या आपके ऊपर हेल्थ है, या आपकी अकोमोडेशन, आपकी फूड है एक्सेट्रा, आपके बच्चों के ऊपर, वो भी आपने शो कराना है कि आपकी सैलरी अगर 150 है और वही सेफ हो रही है, तो फिर आप बाकी जो अखराजात है वो कहाँ से करते हैं। तो इसको आपने इस तरह बनाना है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है या मिनिमम आपकी जो अकाउंट में आ रहा है वो 150 आए। उसके अलावा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका ओपनिंग बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। अगर उसके दरमियान में कुछ भी ऐसा आएगा जिसमें एम्बेसी कभी भी आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे या जस्टिफाई नहीं अपनी फाइनेंशियल जो आपके एविडेंस आपने दिए हैं उनको नहीं कर सकेंगे, तो आपका वीज़ा डिनाई हो जाएगा। तो ये तो बात रही आपकी सबसे पहले जो बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है तो 6 मंथ, और आपके पास जो है 150 पाकिस्तानी, जो 150,000 पाकिस्तानी यानी 1,50,000 रुपया पाकिस्तानी आपके पास पर मंथ आना चाहिए, जिसमें आपने सेविंग दिखानी है। अब दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस है कि आपने जो आपका वीज़ा सेक्शन ऑफिसर है उसको आपने मुतमईन करना है कि आपकी जो टाइज हैं आपकी कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी कंट्री के साथ बहुत जो है वो मोहब्बत करते हैं, या आप इधर स्ट्रॉन्ग आपका बाउंड है अपनी कंट्री के साथ। उसका एविडेंस आप कैसे देंगे? उसका एविडेंस आप देंगे अपनी सेविंग के साथ। अगर आपकी कोई सेविंग है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करेंगे। आप उनको बताएंगे कि जी ये मेरा टाई है, ये मेरा पाकिस्तान वापस आने का जवाज़ है कि मेरे पास ये सारे मौजूद है, मैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके पास विजिट के पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। तो आपने साथ ये एविडेंस, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने साथ लगाने हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए। लेकिन कोशिश करनी है कि आप कोई भी इलीगल या बोगस डॉक्यूमेंट ना दें, क्योंकि स्क्रूटनी बहुत टाइट हो चुकी है कोविड के बाद, और इस वक्त एम्बेसी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो गौर से और बड़ी स्क्रूटनी के बाद इनको अप्रूव करते हैं। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो प्रॉपर्टी के आपके अक्सर डॉक्यूमेंट्स हैं वो उर्दू में, आपने उनकी ट्रांसलेशन करानी है और उनको अटेस्ट कराना है। उसके बाद आपने उनको जमा, आप उर्दू में कोई भी अगर आपके पास कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, आपने उसको उर्दू में नहीं लगाना, उसकी बाकायदा किसी लाइसेंस्ड कंपनी से उसकी ट्रांसलेशन करा के उसको साथ अटैच करना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम अगर हम जेन्युइन विजिटर हैं और हम जेन्युइन तौर पर जा रहे हैं वहाँ पे, तो हमें ये सारा कुछ दिखाने के से कोई भी हमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हमें नहीं ये कहना चाहिए कि हम ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एम्बेसी हमसे क्वेश्चन कर रही है, हमारी ज़ात के मुतालिक कर रही है, जो हमने उनको बताया है वो हमने बताना है। उसके बाद है जी आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आनी चाहिए। उसके बाद आप साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपनी सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो कि टेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो फर्म है उसका जो आप लेटर हेड देते हैं उसमें आपका लोकल नंबर भी मेंशन उस कंपनी का होना चाहिए, और जब वहाँ से फ़ोन करके वो वेरीफाई करें तो वेरीफाइएबल होने चाहिए। अगर वहाँ पे उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा तो वीज़ा सेक्शन जो ऑफिसर है वो उसको रिजेक्शन में डाल देगा। 21,000 प्लस इसकी जो है वो फी है। ये आपने ऑनलाइन यूके जो है government.uk पे
आपने gov.uk में आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसको अप्लाई करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैनेबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अगर बिजनेसमैन है तो आपने जो अपने साथ कार्ड लगाना है, जो आपका कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो विजिटिंग कार्ड वहाँ पे लगाना है तो उसको स्कैन करके उसको पहले उसका प्रिंट लेना है आपने एक बड़े पेपर पे। उस बड़े पेपर पे वो उसकी कॉपी लेने के बाद उसको स्कैन करना है, क्योंकि अगर आप VFS ग्लोबल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी वो स्कैनिंग, वो कार्ड की स्कैनिंग कोई नहीं होती, वो कार्ड की स्कैनिंग रह जाती है आपके डॉक्यूमेंट। तो आपने जब डॉक्यूमेंट अपनी फाइल बनानी है, एक तो आपने ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना है, दूसरा आपने जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपने बायोमेट्रिक्स के साथ या आपके जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं आपके वो जो आपका वीज़ा आपका सेंटर है जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने वो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं। सबसे मेन चीज़ जो आपकी वो है आपका कवर लेटर। उस कवर लेटर को हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, अपना कवर लेटर को बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाएं और एम्बेसी को सेटिस्फाइड करें कि आपकी जेन्युइन रीज़न क्या है। 17 जुलाई 2021 से जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ाज हैं स्टूडेंट के लिए वो ओपन कर दिए गए हैं। एम्बेसी उसके पेपर ले लिए, ये एक अच्छी खुशखबरी है। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अब हम जिस मौजू पे नेक्स्ट अपने सेगमेंट में बात करें वो है स्टूडेंट वीज़ा। अब बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ाज के लिए अप्लाई करते हैं और उनका केस रिजेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ाज के लिए आपने सबसे पहले आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए। आपके जो गैप है आपकी स्टडीज़ में, वो गैप नहीं होना चाहिए मोर देन 6 मंथ्स। लोग कहते हैं साल का भी हो चल जाता है, 2 साल का भी हो चल जाए, ऐसा नहीं होता। आपके चांस बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। किसी एजेंट को आप देंगे, वो कहेंगे कि यार ये गलत आपको बात बता रहे हैं या इस तरह नहीं होता, आप अप्लाई कर देते हैं। तो जो आप पे पाबंदियां लगती हैं वो एजेंट के ऊपर नहीं लगती, वो पाबंदियां आपके पासपोर्ट पे लगती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगती हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए बैन किए जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपको इससे डबल कीमत जो आपने उसको फीस अदा की आपको वापस कर देता है, आपके साथ वो वीज़ा डन पे बात करता है, कुछ भी करता है, आपको वो अमाउंट वापस मिल जाती है। लेकिन आपका केस खराब हो चुका है, अब आप पे बैन लग गया है। और यूके का बैन, अब बैन लगने का मतलब ये है कि आप 46 कंट्रीज के अंदर भी ये सारा सिस्टम एक हो चुका है। ये सारा सिस्टम उनके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जाती है। आपकी अगर आप असाइलम लेने की भी कोशिश करते हैं, आपका रिजेक्शन हो जाती है तो आपको बैन कर दिया जाता है 5 साल 10 साल। ये उस पर डिपेंड करता है, एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई भी बोगस का डॉक्यूमेंट देने पे कर दे। अब हम स्टूडेंट वीज़ाज की बात करें। स्टूडेंट वीज़ाज जो हैं वो उसकी एप्लीकेशन सेम है। आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, चाहे वो आपके फादर को, अपने आप दोस्त के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा सकते कि वो हमें फाइनेंस करेगा। आपके फादर आपको फाइनेंस कर सकते हैं या आप अपने आप को खुद फाइनेंस कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं उनकी भी यही कैटेगरी है कि जो आपके पास फी है या आपके जहाँ पे वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होने हैं वो आपकी फी लगा के, आपके एक्सपेंसेस लगा के आपके पास 1 साल के रिजर्व होने चाहिए। अब स्टूडेंट के लिए 11 मंथ का जो शॉर्ट जो वीज़ा देते हैं वो 11 मंथ का है कि 11 मंथ तक आप वहाँ पे कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आपका वो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसके अंदर आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी सेम है, आपके डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो थोड़ा इजी होता है कि उसके लिए ज़्यादा आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं चाहिए होती। लेकिन आप PhD अगर आप PhD या दूसरे कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो 3 साल तक आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपकी जो फाइनेंस है, आपने 1 साल का रिजर्व उनको फीस देने के अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वीज़ाज के लिए। अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे स्पॉन्सर लेटर्स लेने हैं, उससे आपने क्लियर होना है। उसके बाद आपने जो है वो उसमें अप्लाई करना है। बैंड, आपके जो बैंड्स हैं वो आपके 6.5 होने चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास 6.5 नहीं है तो आपको वहाँ पे दाखिला मिलना थोड़ा सा नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। इसके लिए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है। इंशाल्लाह एक और इसको पे, क्योंकि आपको बताया ये एक बहुत वाइड जो है वो टॉपिक है यूके का वीज़ा। ये नॉर्मल वीज़ा नहीं है और डेस्टिनेशन भी ऐसी है कि हर बंदे की डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने की, स्टूडेंट की भी है, लोगों के पासपोर्ट लेने के लिए भी है। तो इसको एक वो जो है उसमें हम कवर नहीं कर सकते वीडियो में। तो आपको जो बेसिक पहले हमने वो बता दिया, टूरिस्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट सेम है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो उसका भी आपको तरीका बता दिया। सेकंड आपको जो मैंने अभी बताया स्टूडेंट के लिए भी आपको ये मैंने बता दिया कि आपके बैंड 6.5 होने चाहिए। उसके अलावा आप जो है जिस कोर्स में कर रहे हैं वो अगर शॉर्ट टर्म है तो
उसके उसके भी आपने जो है सारे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपने उसके साथ अगर लॉन्ग भी है, पीएचडी है आपकी कोई भी है, उसमें आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपने उसके भी डॉक्यूमेंट्स साथ अपने अटैच करने हैं और उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अपनी आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलहदा है, एम्बेसी के अलहदा है। फाइनेंस को आपने देखना है, आपके पास 1 साल के रिजर्व होने चाहिए जब आप करते हैं। रिजर्व भी ऐसे नहीं है कि अगर आपके फादर ने एकदम वो पैसे डलवा लिए और बहुत ज़्यादा उसकी बना ली है, उसकी जो आपकी स्टेटमेंट है और आपने वो किया, वो रिजेक्ट हो जाता है केस। इसको भी आपने स्पेसिफाई करना है कि आपके फादर के पास वो जो पैसा है वो कहाँ से आया। वो सेविंग का है तो आपने उसको शो करना है, उसको आपने जस्टिफाई करना है कि वो वाकई ही सेविंग है या नहीं है। तो उसको सेविंग आपने शो करनी है। अपने जो स्टेटमेंट है उसको इतना बनाना है कि आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए। वो आपकी फ़ी के मुताबिक डिपेंड करता है कि आपकी फ़ी कितनी होनी चाहिए। 1 साल की आप फ़ी अगर देने के काबिल हैं तो आपको नेक्स्ट जो है वो उसके लिए जो है वीज़ा दिया जाता है। तो ये यही है कि इसको 11 महीने तक, 2 साल तक, 3 साल तक इस वीज़े को, पीएचडी वीज़े को दिया जाता है। उसके बाद अगर आपके पास अच्छी जॉब ऑफर है, अगर आपके पास अच्छा कोई जॉब ऑफर है वहाँ से, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा में। लेकिन उसके लिए वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है ये वहाँ से ही हो जाता है। आपने वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उसके लिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी ने आपको एज एम्प्लॉय रखा है, आपके एजुकेशन के बाद, आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आपने एजुकेशन अपनी उसकी बिहाफ पे आपको जॉब मिली है, तो उस कंपनी ने आपके लिए जो लेटर्स देने हैं वो जॉब लेटर्स हैं, जिसको जॉब ऑफर लेटर कहते हैं। वो जॉब ऑफर लेटर आपने लेके जाना है, उसकी सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पे जाके आपने उसको, उनका एक ऑफिस बना हुआ है, उसमें आपने वहाँ पे जमा कराना है। जमा कराने के बाद उन सारे ऑफिस के लिंक, उस वेबसाइट के लिंक जहाँ से वीज़ाज, उनकी फ़ी, सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप उधर से उसको लेके देख सकते हैं किसकी फ़ीस कितनी है। जो स्टूडेंट वीज़ा इसके $95 के करीब होती है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा उसकी फीसिस है जो कि मुख्तलिफ डिपेंड करती है कि आपके केस के ऊपर डिपेंड करती है। 90,000 भी है, 1,50,000 भी है। ये कोर्सेज के ऊपर, आपके वीज़े के कितना ईयर है उस ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके अलावा स्किल वर्कर। जी, आजकल बहुत से लोग वहाँ पे स्किल वर्कर के तौर पे जा रहे हैं। ये स्किल वर्कर वीज़ा जो हैं ये टोटली पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। इसकी असेसमेंट ऑनलाइन असेसमेंट होती है। आप जेन्युइन स्किल वर्कर आप होने चाहिए। आपके पास जिस ट्रेड में आप जा रहे हैं उसका आपके पास एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि फॉरेन ऑफिस से टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने ये जाके अप्लाई करना है। ऑनलाइन तरीका का सबका एक ही है, एक ही वेबसाइट है, लेकिन वहां पे वीज़े की कैटेगरी चेंज हो जाती है। और उसके लिए भी आपके स्किल के लिए भी आपकी जो है वो आपने मेन डॉक्यूमेंट्स आपके वो है आपका स्किल और आपका ट्रेड जिसमें आप जा रहे हैं, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उसका एक्सपीरियंस। अब एक और वीज़ा आ जाता है जिसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। अब 2 टाइप के ट्रांजिट वीज़ाज हैं जो आपको यूके ऑफर करता है। एक वो ट्रांजिट वीज़ा है जिसको आप 48 आवर्स के लिए आप उस वीज़ा को लेते हैं और आपने सिंपल क्रॉसिंग करनी है एयरपोर्ट के ऊपर। आपने दूसरी फ्लाइट लेनी है, आपकी फ्लाइट है, वहां से आपने कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आपने कोई भी इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करनी। जस्ट आप एक कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं और उस फ्लाइट से आगे आप नहीं जा रहे। उस फ्लाइट के ऊपर आप जाके आप जब उतरते हैं, सपोज आपने जाना है स्पेन जाना है, तो आपकी जो फ्लाइट है वो यूके से होके जाती है, या आपने किसी और कंट्री में जाना है, अमेरिका जाना है, और आपके पास उसके लिए आपके पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन का टिकट प्लस आपके पास वीज़ा मस्ट है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको ट्रांजिट नहीं दिया जाएगा। ट्रांजिट वीज़े के लिए आपको कोई स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट नहीं चाहिए। सिंपली आपके पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वैलिड वीज़ा, या आपके पास ग्रीन कार्ड, या आपके पास रेजिडेंसी परमिट, या आपके पास जो वर्क वीज़ा है वहाँ का होना चाहिए। वो आपने यहाँ पे भी एम्बेसी में देना है और वहाँ पे भी जब एयरपोर्ट पे उतरना है, और अगली डेस्टिनेशन की आपके पास फ्लाइट होनी चाहिए। ये आप 48 घंटे से ऊपर नहीं ले सकते। आप मैक्सिमम एयरपोर्ट पे 48 घंटे के लिए रुक सकते हैं। दूसरा जो ट्रांजिट वीज़ा है वो थ्रू जो है बॉर्डर है। अगर आपने बॉर्डर इमिग्रेशन क्रॉस करना है और आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट है, लेकिन वो किसी दूसरी जगह से है, किसी दूसरे एयरपोर्ट से है,
और आप उसको क्रॉस करते हैं तो फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साथ आपने लगाने हैं और उसको देना है, उसको लगाना है। वो शॉर्ट टर्म, वो भी 48 घंटे का, 72 घंटे तक का वीज़ा है, उससे ऊपर वीज़ा नहीं है। उसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे नहीं रह सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो एक्सटेंडेबल नहीं है। वो जस्ट एक ट्रांजिट वीज़ा है। उसकी भी फ़ी है अलग, उसकी अलग फ़ी है जो आपने देनी है, अलग फ़ी दे के आपने वहाँ पे उसको अप्लाई, वो भी ऑनलाइन अप्लाई होना है। उसके लिए भी आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है उसका वैलिड आपके पास वीज़ा होना चाहिए और आपके वो होना चाहिए। लेकिन उसकी जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने यूके में रहना है, आपने घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आपने एग्जिट की स्टैंप लगवा के अपनी, या आपने वहाँ से बोट पे जाना है, आपने वहाँ पे क्रूज लेनी है, आपने या वहाँ पे किसी दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है, तो आपको वहाँ पे एग्जिट की मोड चाहिए। तो ये जो वीडियोस आपको बताई, इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं वो आप हमें बताएं, हम आपके वो क्वेश्चंस को इंटरटेन करेंगे, इंशाल्लाह उनको बर वक्त जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल भी है, हमारा व्हाट्सएप भी है, आप वहाँ पे हमसे 24 आवर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे किसी किस्म का भी इमिग्रेशन से मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं, जिसको एक लॉफुल तरीके से दिया जाएगा। खुदारा हर वीडियो में हम आपको ये कहते हैं, खुदारा ये जो फेक लोग यहाँ पे बैठे हैं इनसे आप बचें। मजीद नेक्स्ट एक और हम इस पे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में फर्दर 1 बाय 1 स्टूडेंट वीज़ा को हम 1 बाय 1, उसके अलावा स्किल वीज़ा कैसे आप कौन से स्किल्स में जा सकते हैं ये भी एक वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ये बताने के लिए कि आप रेडी करें अपनी स्टेटमेंट। अभी जो इनटेक है वो इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर का इनटेक है, एम्बेसीज टोटली ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आपकी ट्रैवलिंग उस वक्त तक अपनी आप स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाना शुरू कर दें। और आप कोशिश करें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक पूरे जेन्युइन और तरतीब में दें। इसकी आप मशवरा किसी भी कंसल्टेंट से अच्छे से आप करें। ये ऑनलाइन वीडियोस देख के इनके अंदर से आप 2 से 3 वीडियो देखा करें और फिर कोशिश किया करें कि कौन सी वीडियो आपको बेहतरीन मशवरा दे रही है, उसको चूज़ करें। जज़ाकल्लाह और कीप वॉचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।